हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जी। तो किस तरह से आप श्रोताओं को परिभाषित करेंगी कि इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में हम रखते हैं? जी, देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। तो अगर किसी महिला को नेचुरल तरीके से बिना किसी मेडिकल दवाई या प्रक्रिया के और प्रेगनेंसी कंसीव होती है और वो प्रेगनेंसी 20 से 30-35 साल के अंतर महिला की उम्र अगर 20 से 30 साल तक है और वो प्रेगनेंसी अपने आप कंसीव होती है जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं जी। और उनमें और कोई फैक्टर नहीं है पहले से या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ हुआ है, तो इनको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी या लो रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं जी। जिसमें लाइकर ठीक होता है, जो बच्चे के आसपास पानी होता है वो ठीक है, प्लेसेंटा अपनी सही जगह पे है और बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल चल रही है। ये लो रिस्क प्रेगनेंसी या नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर कोई भी लक्षण या कोई भी फैक्टर आता है, इसमें ऐड ऑन होता है, तो वो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बना देता है। जैसे कि उसकी उम्र है 20 साल से कम है, वो 15 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल में कंसीव कर रही है या 30-35 के ऊपर कंसीव कर रही है, तो वो प्रेगनेंसी में कुछ बीमारियां, अलग तरह की बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं। या जिसकी उसको पहले से कोई दिक्कत है, जैसे हार्ट की परेशानी है या लिवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, उसको थायराइड है या टीबी की बीमारी है या कोई और भी ऐसी समस्या है जिसकी वो लंबे समय से दवाई खा रही है, या बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है जैसे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चा कम दिन का है, माँ को दर्द आ रहे हैं समय से पहले, उसका 9 महीना पूरा नहीं हुआ है, उसको एक से अधिक बच्चे जैसे ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, या प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं करी है। जैसे आजकल बहुत हम लोग प्रेगनेंसी देख रहे हैं जो IUI कंसीव्ड या IVF कंसीव्ड, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उस विधि द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये प्रेगनेंसी सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी कॉल लेते हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि जो नशे की आदत है और बीड़ी, धूम्रपान या और भी कोई नशा करती हैं महिलाएं और वो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी है और उस दौरान ये व्यसन का सेवन कर रही हैं, तो ये उनके और उनके बच्चे के दोनों के लिए हानिकारक है। और बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बच्चा सही से पेट के अंदर पनप नहीं पाता है और जो माँ और बच्चे के कनेक्टिंग वेसल्स हैं प्लेसेंटा के थ्रू, उनको जो न्यूट्रिशन जाता है वो कम जा पाता है, तो उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो निकोटीन एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है जो कि माँ और बच्चे, स्पेशली बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अगर किसी को इस तरह की व्यसन है या वो बीड़ी, पान, गुटखा ये सब खाती हैं, तो अगर प्रेगनेंसी कर रही हैं तो उस दौरान उस आदत को रोक दें और जब तक प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी के बाद वो जब तक दूध पिला रही हैं तब तक इन सब दुर्व्यसनों से दूर रहें। और हम तो कहेंगे कि इन दुर्व्यसनों से दूर ही रहना चाहिए। इस पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट हेल्थ पे काफ़ी बुरा पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि कौन सी जो बातें हैं वो हाई रिस्क बनाती हैं। अब जो दूसरा सवाल है वो ये कि गर्भस्थ शिशु में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी है जिसके गर्भ में एक ही शिशु पल रहा है, तो वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई। एक से अधिक अगर बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रुपलेट्स हैं, आजकल जो टेस्ट ट्यूब बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें अधिकतर ट्विन्स, ट्रिपलेट्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो एक तो बच्चे के नंबर ऑफ फीटसेस अगर ज़्यादा हैं, उसके आसपास जो लाइकर होता है, पानी होता है, वो अगर कम है या ज़्यादा है, या जो प्लेसेंटा की सिचुएशन है वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है, मतलब यूजुअली बच्चेदानी के अपर पोर्शन में प्लेसेंटा अगर चिपकता है तो वो नॉर्मल प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर वो प्लेसेंटा बच्चेदानी के निचले हिस्से में स्थापित होता है या कई बार प्लेसेंटा बच्चेदानी के अंदर तक घुस जाता है, जिसको हम लोग मॉर्बिडली अडेंट प्लेसेंटा कहते हैं, MAP कहते हैं, जिसको आम बोलचाल की मेडिकल लैंग्वेज में प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं, जो कि एक बेहद गंभीर बीमारी है। तो अगर इस तरह की बीमारियां हैं या बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, बच्चा समय जैसे
6 महीने की प्रेगनेंसी है, 7 महीने की प्रेगनेंसी है और उससे वो बच्चा कम ग्रो कर रहा है, जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके पता करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है। अगर बच्चे की ग्रोथ कम है या बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बच्चा समय से ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, तो ऐसे बच्चों में माँ के अंदर कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। डायबिटीज़ एक बड़ा खतरा होता है। अगर उसके माँ के ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हैं तो वो न्यूट्रिशन बच्चे में ज़्यादा होता है और बच्चा की ग्रोथ ज़्यादा होती है। वो लार्ज फॉर जेस्टेशन एज बच्चे हम लोग उनको बोलते हैं, तो वो भी एक खतरे की चीज़ वो भी होती है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा कोई भी अलग से समस्या है तो उनको आप विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपनी प्रेगनेंसी सुपरवाइज्ड प्रेगनेंसी रखें, कहीं ना कहीं किसी चिकित्सक के अंतर्गत आप अपनी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराएं और वो जब जब बुलाते हैं आप उनके पास अपनी प्रेगनेंसी को सुपरवाइज कराएं, ताकि उस वक्त ये पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। शुरुआती जो हम लोग जाँचें करते हैं या क्लिनिकल पेशेंट देखते हैं और उसकी जांचें जो बताते हैं और उसके आधार पे बताते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या हाई रिस्क है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो एक रूटीन वे में चलती है, उसका जो चेकअप होता है रूटीन एंटीनेटल चेकअप होता है। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं वो प्रेगनेंसी ऐसी हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा जल्दी आना पड़ता है, कुछ ज़्यादा जांचें करानी पड़ती हैं। कई बार हम मरीज को ज़्यादा बार हॉस्पिटल में भर्ती भी रखते हैं ताकि हम माँ और बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकें। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो हम दवाइयों से या रेस्ट देके या और जांचें करके उनकी कोई दवाई को मॉडिफाई करें या कोई शुरुआत कर सकते हैं, तो उनके कारण हम लोग उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे को आगे पैदा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है। हेलो जी, बिल्कुल उचित और वाजिब सवाल पूछा है आपने। जो एलिजिबल कपल है, जो मैरिड कपल है, उसमें महिला की उम्र अगर 20 से 30 या 35 साल तक उम्र है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती है, और अगर उसकी उम्र 20 से कम है तो हम उसको टीन एज प्रेगनेंसी कहते हैं। तो उसमें भी नुकसान होने का मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है, और कुछ प्रॉब्लम आती हैं 30-35 साल के ऊपर जो प्रेगनेंसी होती हैं, तो उनमें भी जैसे डायबिटीज़ होने का खतरा, ब्लड प्रेशर होने का खतरा और भी चीज़ें जो बीमारियां हो जाती हैं एज के चलते, वो बीमारियां होने के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। डिलीवरी के टाइम समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए अगर इस दौरान अगर बच्चा होता है 20 से 30-35 साल के अंदर, तो वो प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती है, बशर्ते उसको और कोई बीमारी ना हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल अब जो आपसे पूछना चाहूँगी, आपने RH प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा है, वो ये कि क्या थायराइड में विकार से प्रेगनेंसी या उससे होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है? थायराइड आजकल हमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करीब 100 में से 10% महिलाओं में, 8 से 10% महिलाओं में थायराइड की समस्या आ रही है, जो कि खान पान से रिलेटेड है। आजकल हमारा खान पान उतना संतुलित नहीं रह गया, उतना स्वच्छ, और प्रकृति के जो नेचुरल फूड्स हैं वो भी कंटामिनेटेड हैं। इतनी सारी खाद और ये सिंथेटिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उससे खान पान पे असर पड़ा है। तो उससे थायराइड हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है, जिससे शरीर में इंटरनल हार्मोन्स और इंटरनल स्वास्थ्य सही रहता है, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो अगर जिन महिलाओं का थायराइड कम काम कर रहा है, और इस समस्या को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, तो उससे कोई बाहरी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कुछ समस्याएं नहीं रहेंगी। लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें थायराइड TSH हार्मोन कम मिलता है, और हम ऐसी महिलाओं को थायराइड की जो डोज दवाई है थायरॉक्सिन, वो हम लोग महिला को खिलाते हैं ताकि उसके बच्चे पे असर ना आए। माँ पे तो ऐसा कोई
थोड़ा बहुत अगर राइज होता है तो इतना खास असर नहीं आता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है हार्मोन में तो माँ पर भी असर आता है, लेकिन खासकर बच्चे पे असर आता है। बच्चे की ग्रोथ कम होती है और बच्चे के अंदर मानसिक विकार हो सकता है, उसकी बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि पैदा हो सकता है, बच्चे के जो स्वास्थ्य है उसका शारीरिक बनावट उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो तो आप थायराइड की जांच ज़रूर कराएं, और अगर आपको पहले से थायराइड है तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप थायराइड की दवाई लगातार खाती रहें, और जो टेस्ट है वो ज़रूर कराएं रेगुलरली, और उसकी जो डोज़ है थोड़ी प्रेगनेंसी के टाइम मॉडिफाई हम लोग करते हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। तो वो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। जी डॉक्टर साहब, इसी बीच एक कॉलर आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। अच्छा, तो ये गांठें जो हैं कई बार ऑपरेशन के बाद टिश्यू की हीलिंग के कारण गांठें बन सकती हैं, या एक समस्या होती है जिसको हम लोग स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो वहाँ पर जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कई बार वहाँ पनप जाते हैं और उससे गांठ बन जाती है। तो उस गांठ की खासियत ये होती है कि जब भी आपको महीना आएगा तो उन गांठों में पेन होगा और वो थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की समस्या है तो आप इसको आके हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, और इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरह की समस्या है तो। वो आपको जब आप आएंगी आपको चेकअप किया जाएगा और कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह आपको बताया जाएगा। उसके बाद फाइनल डायग्नोसिस के बाद आपको ऑपरेशन हो सकता है, बोला करें। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल यही प्रशिक्षित करते हैं, और अपने जूनियर डॉक्टर्स जो नई पीढ़ी डॉक्टर्स की आ रही है उनको भी यही प्रशिक्षित करते हैं कि प्राकृतिक तरीका, नेचुरल तरीका डिलीवरी का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है और दोनों की भलाई के लिए होता है, जिसमें माँ भी स्वस्थ रहती है और बच्चा भी स्वस्थ रहता है। अगर उसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कोई ख़तरे नहीं हैं, या वो नॉर्मल डिलीवरी में जो हम लोग चेकअप करते हैं उससे बताते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है या नहीं, तो अगर उस तरह की कोई समस्या नहीं है तो नेचुरल तरीका या वेजाइनल डिलीवरी सबसे बेस्ट डिलीवरी होती है, जिसमें बच्चे को भी पूरा सुकून रहता है, बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, माँ को भी पूरा डिलीवरी के तुरंत बाद माँ एकदम स्वस्थ रह सकती है और बिल्कुल अपने कामकाज पे भी वापस लौट सकती है, अपने बच्चे की देखभाल जल्दी कर सकती है। और जिनका ऑपरेशन होता है वो तो आप समझिए कि हॉस्पिटल में भी ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा। आपका इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, पेट खोल के ऑपरेशन होता है, टाँके लगते हैं वहाँ पे, तो उसमें उसको हीलिंग करने में फिर अगर उसमें कोई समस्या हो गई तो टाँके पक गए या उसमें ब्लीडिंग हो गई या कोई दिक्कत हो गई तो आप हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक भर्ती रहेंगी। तो इसीलिए बेहतर है कि नॉर्मल के लिए सोचना चाहिए, और ये आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे। आजकल की महिलाएं या जो नया जनरेशन आ रहा है उसको ज़रा भी पेन नहीं चाहिए, उसको हर तरह से रिलैक्सेशन चाहिए कि हम पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ है। और कई बार ऐसी समस्या होती है कि बच्चे में हमें 1% भी वो नुकसान नहीं चाहिए माँ में या बच्चे में, हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं, अपनी तरफ से ही वो इस चीज़ को प्रोपोगेट करते हैं कि नहीं हमें नॉर्मल कराना ही नहीं है। तो ये एक समाज में भी गलत धारणा बनती जा रही है कि हमें आप हमारा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, नॉर्मल हम नहीं करेंगे, 1-2 बच्चे करने हैं, नॉर्मल नहीं करेंगे, ऑपरेशन ही कर दीजिए। लेकिन ऐसी महिलाओं को या ऐसे कपल्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नॉर्मल के प्रति ज़्यादा वो रहें, नॉर्मल के लिए ज़्यादा जाएं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो समस्याएं ऑपरेशन के बाद होती हैं, तो जिनका ऑपरेशन हुआ है उन महिलाओं से अगर आप बात करें तो वो आपको ऑपरेशन के बाद जो उनको दिक्कतें आती हैं और परेशानियां होती हैं वो आप उनसे पूछिए तो आपको समझ आएगा। उस दौरान जब बच्चा होने वाला होता है, जब आपको दर्द आना शुरू होता है, और वो दर्द बहुत ही भयंकर दर्द होता है, ये सबको पता है, लेकिन उस दर्द को कम करने के भी उपाय हैं आजकल।
जैसे जो लोग नॉर्मल के लिए जाना चाहते हैं तो एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एक तरह का हम लोग दवाई देते हैं जो रीढ़ की हड्डी में सुई लगाई जाती है और उससे उसको नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसमें दर्द नहीं होता, मिनिमम दर्द होता है। तो वो एक तरीका होता है जिसको हम लोग पेनलेस डिलीवरी बोलते हैं। तो वो हम लोग अपना सकते हैं ऐसी महिलाओं में जो डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और अमूमन अपने आप को मानसिक तौर पे, इमोशनल तौर पे तैयार रखना चाहिए कि हम नॉर्मल के लिए अपने आप को तैयार रखें कि हमें नॉर्मल ही कराना है ना। तो जब अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तब ऑपरेशन कराएं, अपनी तरफ से प्रोपोगेट मत करें कि नहीं हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। जब डॉक्टर को लगेगा कि हाँ इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको या आपके बच्चे में कोई खतरा है जी, तभी ऑपरेशन कराएं। बिना बात के ऑपरेशन के लिए ना डॉक्टर को प्रेशराइज करें ना अपने आप को प्रेशराइज करें। जी जी, धन्यवाद। आपने हमें फ़ोन किया। डॉक्टर साहब, आपने दिल के रोगी की बात अभी नहीं की है कि क्या दिल के रोगी भी प्रेगनेंसी कर सकते हैं, यानी कि जिससे हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसके बारे में क्या आप कहेंगी? क्या ये सेफ है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हृदय रोगी क्या प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो हृदय रोग में हम लोग जो हृदय रोग है उनको कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। कुछ लो रिस्क कैटेगरीज होती हैं, कुछ हाई रिस्क कैटेगरी होती हैं। जो लो रिस्क कैटेगरी हैं लाइक उनमें हृदय में ASD है या उनका वॉल्व की प्रॉब्लम है और वो रिपेयर हो गया है और उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई सांस नहीं फूलती, कोई धड़कन नहीं बनती, उनको कोई पेस मेकर नहीं पड़ा है या वो ज़रा सा काम करती हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसी महिलाएं प्रेगनेंसी कर सकती हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी 100% सुपरवाइज्ड होनी चाहिए और ऐसी जगह में अपने आप को दिखाएं जहां हर तरह की सुविधा हो, वेंटिलेटर की सुविधा हो और प्रशिक्षित वहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन हो जो उनकी डिलीवरी कराए और ये एक टीम अप्रोच के तहत उसकी डिलीवरी कराई जाएगी। दूसरी जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन किसी को डायग्नोज हुआ है, 2D ईको कराते हैं हार्ट के मरीज, तो उसमें अगर इस तरह की समस्या है या जिनका वॉल्व काफ़ी सिकुड़ा हुआ है और उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, उसको खोला भी नहीं जा सकता, या उनकी जो दिल के बीच में पर्दा होता है वो पर्दे की डिफॉर्मिटी है हार्ट में जिसको बड़ा छेद बोलते हैं, VSD होता है, तो ऐसे में हम लोग उनको अवॉइड करते हैं। और या जिसको थोड़ा बहुत चलते हैं पेशेंट और उनकी सांस फूलने लगती है, ऐसी महिलाओं को भी हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी ना ही करें। और अगर बाई चांस वो प्रेग्नेंट हैं हार्ट रोग के साथ तो उनको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम समय से पहले उनको भर्ती कर लेते हैं। वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है और हम उसमें कार्डियोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन लेते हैं कि उसकी डिलीवरी किस तरह से कराई जाए, क्या नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ है। तो जिसमें थोड़ी बहुत समस्या है वो नॉर्मल डिलीवरी में जा सकता है, लेकिन जिसमें थोड़ी ज़्यादा समस्या है उनको अमूमन हम ऑपरेशन से बच्चा सिज़ेरियन से करते हैं और उनको बाद में वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक गंभीर, आप सोच सकते हैं, एक गंभीर स्थिति होती है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट है और उसके बाद वेंटिलेटर से वो आउट होता है और उसके बाद भी उसके खतरे बने रहते हैं। करीब हफ्ता 10 दिन तक उनके इस तरह के खतरे बने रहते हैं कि हार्ट फेलियर के चांसेस उसमें रहते हैं और जान का भी पूरा खतरा रहता है। जी डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई महिला शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई भी समस्या नहीं है जी, तो क्या कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि उस महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ ले जाती हैं? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि लो रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसमें कोई उसको शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंसेप्शन है और उसका क्लिनिकल चेकअप भी सब ठीक चल रहा है, उसके जांचें वगैरह भी सब ठीक हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं जो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बनाती हैं। जैसे कि 20 हफ्ते के या 25 हफ्ते के बाद या 6-7वें महीने में उसका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये एक यूनिक परेशानी है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जिसको हम लोग प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान BP बढ़ता है और कभी कभी BP इतना बढ़ जाता है कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा रिसाव होने लगता है और
कई बार वो जब दिमाग पे चढ़ जाता है तो उनको झटके भी आने लगते हैं, दिमाग की नसें फट जाती हैं अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है। तो ये एक यूनिक समस्या है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी अगर लो रिस्क है उसको भी चेकअप कराना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना ज़रूरी है। शुगर एक और समस्या है जो प्रेगनेंसी में हो जाती है। पहले तो शुगर वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको शुगर अगर डिटेक्ट होता है तो वो उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान कई बार डेवलप होती है या पहले से हुई होती है, हमें नहीं पता रहता है। तो वो जीडीएम एक समस्या है, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिससे माँ और बच्चा दोनों को ही खतरा हो सकता है। बच्चे में खतरे ज़्यादा होते हैं, माँ में भी शुगर अगर मान लीजिए बहुत हाई है या बहुत लो हो गया, उनको ऐसी दवाइयाँ चली, शुगर एकदम लो हो गया तो उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। बच्चे के अंदर भी समस्याएं ऐसी होती हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, बच्चे के आसपास जो पानी है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, बच्चा की ग्रोथ पे असर पड़ता है, या तो वो बहुत ज़्यादा मोटा बच्चा हो जाएगा या उसमें ग्रोथ कम हो जाएगी, कमज़ोर बच्चा पैदा होगा। तो इस तरह की समस्या डायबिटीज़ के कारण भी हो जाती है। बच्चा कई बार प्रेगनेंसी चल रही है, डायबिटीज़ है, तो समय से पहले बच्चा भी हो सकता है, उसकी पानी की थैली फट सकती है, आसपास जो पानी है वो ज़्यादा हो गया डायबिटीज़ में, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल अब जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है और सभी महिलाओं को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसकी डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है इतनी जागरूकता के बावजूद कि लोग सोचते हैं कि पहले भी बच्चे पैदा हुए तो क्यों ना घर पे करा ली जाए। तो अगर घर पर करा रहे हैं तो वो बहुत रिस्क है, और जो सेंटर है, जो अस्पताल हैं, मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है तो वो वहाँ CSCs या PSCs पे जाएगा, तो क्या वहाँ वो सुविधाएं होंगी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल होनी है, ऐसा सिस्टम होगा, या फिर ऐसी प्रेगनेंसी की डिलीवरी किसी ज़िला अस्पताल में होनी चाहिए और पहले से वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं। अगर लखनऊ की बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश के मरीज़ आते हैं। क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और आप उसको कहीं भी दिखा रही हैं, चेकअप करा रही हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी करें तो उसको सुपरवाइज़ ज़रूर कराएं, अपने आप को चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि आपको ये कैटेगराइज हो जाए कि आप लो रिस्क हैं या हाई रिस्क हैं। उसके बाद भी आपको पूरी प्रेगनेंसी में चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कभी भी समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है या आपको पहले से कोई समस्या है और हमें पता चल रहा है कि आपको ये समस्या है और आपको उसका उपचार चल रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो उसको आप घर पे डिलीवरी ना कराएं, क्योंकि उसमें माँ या बच्चे दोनों को ही खतरा हो सकता है। आप ऐसी प्रेगनेंसी को सबसे पहले तो किसी प्रशिक्षित ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना जो डिलीवरी का स्थान चुनें वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां टीम अप्रोच है, जहां बड़ा अस्पताल है, यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा है, जहाँ ब्लड चढ़ाने की सुविधा है, जहाँ और मशीनरीज की सुविधा है, जहाँ और आपके फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट इस तरह की अवेलेबिलिटी है, ऐसी जगह पे डिलीवरी करानी उचित होगी। तो आप घर में ऐसी डिलीवरी तो बिल्कुल भी भूल से भी ना कराने की कोशिश करें। आप किसी बड़े अस्पताल में, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर आप नॉर्मल डिलीवरी तो करा सकते हैं, लेकिन अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसकी डिलीवरी आप CHC पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज पे ऐसी जगह का चुनाव करें जो आपके घर के आसपास हो, और वहाँ पर आप अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी सुपरवाइज़ कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और वहाँ आपको प्रशिक्षित डॉक्टर मिलेंगे, आपको टीम वर्क मिलेगा। अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या भर्ती करने की ज़रूरत है तो उसकी भी सुविधा रहेगी। और मान लीजिए अभी ऑपरेशन के दौरान खून की कमी होती है या ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको ब्लड बैंक भी मिलते हैं, तो ऐसी जगह पे डिलीवरी करानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और इसको हम लोग गर्भ संस्कार नाम से जानते हैं कि जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें भी कहा गया अभिमन्यु ने अपना पेट में ही सुन लिया था चक्रव्यूह कैसे उसमें घुसना है।
पूरी बात नहीं सुन पाया था। तो ये चीज़ें हैं और साइंस के द्वारा ये समझ में आता है कि पेट के अंदर भी बच्चा अपनी हरकतें करता है और इमोशंस सुनता है, और जो बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, आपका जो व्यवहार है वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर परिवार, पति का और सास ससुर का और बाकी जो घर के सदस्य हैं उनका व्यवहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ खुश होगी तो उसके अंदर के हार्मोन्स अच्छे बनेंगे और बच्चे के अंदर भी अच्छी ब्लड फ्लो जाएगा और अच्छी चीज़ें उसके अंदर ट्रांसमिट होंगी। लगातार काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बीच बीच में रेस्ट करना चाहिए और परिवार वालों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। प्लस जैसे कि आप व्यवहार अच्छा करें। दूसरा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कई बार प्रेग्नेंट वोमेन को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको कुछ ज़्यादा जांचों की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हम लोग जैसे सुनने में आता है कि हमारी सास कह रही हैं कि हमें वो कोई ज़रूरत नहीं है और जांचें कराने की। तो ऐसी महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और आपको माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए तो ज़्यादा जांचें अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कराना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर एडमिट करने की ज़रूरत है तो ऐसी पेशेंट को भर्ती भी कराना चाहिए, ताकि हम लोग समय से उसकी डिलीवरी करा सकें और आपको माँ और बच्चा स्वस्थ मिल सके। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आप आई और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय FM रेनबो को दिया। और अपने सभी श्रोताओं को हम बता दें कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं आशीष चतुर्वेदी। अगले रविवार और किसी विषय और विशेषज्ञ के साथ आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।